नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग यू ऑल, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दूसरा लेक्चर आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं पेशेंट्स के डिस्चार्ज के बारे में कि किस तरीके से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। यानी मेंटल illness related affected client that was admitted in the psychiatric hospital, and just we are going to know about that how many type of the ways by means the patients can be discharged from the hospitals। तो हम जानने जा रहे हैं कि कितने तरीके होते हैं जिनसे हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? अरे भाई बोलो। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं दोस्त, डिस्चार्जिंग अ पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक यूनिट। तो आइए डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्जिंग अ पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक वार्ड differs depending on the type of admission made when the first entered the hospital। दोस्त, अब हम कहने जा रहे हैं कि पेशेंट के जो डिस्चार्ज प्रोसेसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और आइए जानते हैं हम किस तरीके से पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज से रिलेटेड हम आपको 4 तरीके से डिस्चार्ज पढ़ाएंगे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स का डिस्चार्ज किस तरीके से किया जाता है। तो पहला हम जानते हैं दोस्त कि डिस्चार्ज प्रोसेस वॉलंटरी डिस्चार्ज। तो सबसे पहला डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट का वॉलंटरी डिस्चार्ज। वॉलंटरी डिस्चार्ज यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग ही पेशेंट का डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी पेशेंट के कहने से यदि अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए तो दैट इज वॉलंटरी डिस्चार्ज। दूसरा जो डिस्चार्ज होगा वो होगा ऐसा पेशेंट का डिस्चार्ज जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में हमने एडमिट किया था, और उस पेशेंट का डिस्चार्ज किस तरह से हम कर सकते हैं। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला डिस्चार्ज। अंडरस्टैंड? तीसरा जो डिस्चार्ज होगा वो होगा दोस्त पेटिशन वाला डिस्चार्ज, यानी कि पेटिशन के आधार पर जो हम डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि पुलिस या मजिस्ट्रेट वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट पेटिशन या पुलिस वाला डिस्चार्ज किस तरह से करने वाले हैं। नंबर 4 टाइप के जो डिस्चार्ज होते हैं वो हम बताएंगे आपको कि प्रिजनर्स को किस तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो 4 प्रकार से हम डिस्चार्ज प्रोसेस सीखेंगे। सबसे पहला वॉलंटरी डिस्चार्ज, आइए जानते हैं। दोस्त, यदि अगर पेशेंट एडमिट हुआ था वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, और पेशेंट को यदि अगर लग रहा है कि वो फिट हो गया है, कंफर्ट हो गया है, वो ठीक हो गया है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से रिटन बेसिस पर डिस्चार्ज के लिए कि सब मैं सही हो गया हूं और मुझे डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो सिंपली ऐसा करने के बाद में अब किस तरह से वॉलंटरी डिस्चार्ज होगा, तो याद रखना, 2 साइकेट्रिस्ट, 2 साइकेट्रिस्ट इसका असेसमेंट करेंगे। क्या बोलेंगे? 2 साइकेट्रिस्ट, 2 मेडिकल ऑफिसर इसका असेसमेंट करेंगे, और इसके बाद यदि अगर ये कंफर्टेबल पाया जाता है तो इस पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसे होता है वॉलंटरी बेसिस का डिस्चार्ज कि पेशेंट पेशेंट अपनी रिटर्न में रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल ऑफिसर से, मेडिकल ऑफिसर यानी साइकियाट्रिस्ट से। अब साइकियाट्रिस्ट में 2 साइकियाट्रिस्ट इसको असेस करेंगे। यदि अगर ये पूरी तरह से फिट पाया जाता है तो डेफिनेटली दैट कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। दूसरा पेशेंट था जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पर डिस्चार्ज करेंगे। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का एडमिशन कैसे हुआ था पहले ये जानेंगे। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एडमिशन जो होता है वो होता है फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के द्वारा। अंडरस्टैंड? तो गार्जियंस, रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, इन्होंने इसका एडमिशन करवाया था। तो अब हम कहने चाह रहे हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाले पेशेंट को हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त, यदि स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला पेशेंट है और उसको डिस्चार्ज किया जाना है तो आप मेडिकल ऑफिसर क्या करने वाले हैं? मेडिकल ऑफिसर उसके फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से या फ्रेंड से एक लेने वाले हैं अंडरटेकिंग। क्या लेने वाले हैं? अंडरटेकिंग लेंगे। अंडरटेकिंग किस बात की लेंगे? अंडरटेकिंग ये लेंगे कि भाई आप एक अंडरटेकिंग दें, रिटर्न में लिखित में दें कि हाँ ये पेशेंट खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इन सब बातों की गारंटी लेते हो तो हम इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। तो ऐसी अंडरटेकिंग लेने के बाद में यदि अगर पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर केयर से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड अंडरटेकिंग देने के बाद मेडिकल ऑफिसर यदि उस क्लाइंट को डिस्चार्ज करते हैं तो दिस टाइप ऑफ द डिस्चार्ज इज कॉल्ड
स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिस्चार्ज। अब आता है दोस्त पेटिशन या पुलिस या मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज। तो ये ऐसे पेशेंट जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था, उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो उसको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे उसके फैमिली मेंबर से मान लो पेशेंट के, वो फैमिली मेंबर्स पुलिस थाने गए, पुलिस थाने में जाकर के बोला कि साहब हमारा जो पेशेंट है वो सही हो गया है, आप उसको डिस्चार्ज कर दो। ऐसा मैं सिखा रहा हूं, ये वाला पेटिशन वाला। और मजिस्ट्रेट वाला या पुलिस केस जिस पे है, तो पुलिस केस वाला जो पेशेंट है वो कैसे डिस्चार्ज होगा, इस प्रोसेस को ध्यान से सुनना आप। जैसे उसके क्लाइंट के रिलेटिव फैमिली मेंबर्स हैं, वो पुलिस थाने गए, जाकर के बोला कि साहब इसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, हमारा पेशेंट सही हो गया है। तो जो पुलिस स्टेशन है, वहां से ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पर, पहले मजिस्ट्रेट ऑफिस में। मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाने के बाद मजिस्ट्रेट वहां से एक ऑर्डर पास करेंगे, और वो ऑर्डर कहां जाएगा, हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पास। मेडिकल ऑफिसर के पास जाने के बाद कि भाई ये पेशेंट के गार्जियन हमारे पास इस पर्पज से आए हैं, और वो उनका कहना है कि ये पेशेंट स्वस्थ हो गया है, आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिएगा। तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कहां गया, हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पास। मेडिकल ऑफिसर यदि अगर उस पेशेंट का असेसमेंट करके और प्रॉपरली ये कह दे, यानी कि मेडिकल ऑफिसर देगा प्रॉपर लिखित में, मजिस्ट्रेट की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेडिकल ऑफिसर ये लिखित में देगा कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ है और ये किसी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, ऐसा लिखित में ऑर्डर आएगा मजिस्ट्रेट ऑफिस में। मजिस्ट्रेट ऑफिस से ये जाएगा थाने में, और थाने वाले फिर जाएंगे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाकर उस पेशेंट को लेके आएंगे, और लेके आकर के हॉस्पिटल थाने में भर्ती रखेंगे, और जितने दिन की उसकी सजा होगी वो पूरी होते ही उस पेशेंट को रिलीज कर दिया जाएगा। तो समझ गए दोस्त। तो इस तरीके से जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट किसके आधार पर, किसके ऑर्डर के आधार पर, यानी कि यहां से मजिस्ट्रेट कहां से, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक ऑर्डर रिलीज किया जाएगा, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट, क्या बोल सकते हो इसको आप, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल ऑफिसर ने फिटनेस सर्टिफिकेट किसको दिया, मजिस्ट्रेट ऑफिस को, और मजिस्ट्रेट ऑफिस से फिर इसको रिलीज करने की रिक्वेस्ट आ जाएगी। एक होती है बात प्रिजनर्स के रिलेटेड, क्या, प्रिजनर्स फिट होते ही मेडिकल ऑफिसर कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा, और वो आकर अपने कैदी को ले जाएंगे। तो प्रिजनर्स यानी कि कैदी, जैसे कि कोई कैदी है जो जेल में बंद है, अब जेल में बंद है लेकिन वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको क्या करेंगे, वहां से जेल से मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। अब उस कैदी को जेलर भी भेज सकता है डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके। तो कैसे डिस्चार्ज उसको किया जा सकता है, तो देखना दोस्त, जैसे ही वो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, एडमिट हो गया है प्रिजनर यानी कैदी, अब उस कैदी का इलाज चल रहा है, वहां पे एक दो पुलिस वाले बैठे रहते हैं, तैनात रहते हैं, हमेशा ही इलाज चल रहा है। जैसे ही वो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ होते ही मेडिकल ऑफिसर इस बात की सूचना दे देगा उस प्रॉपर पुलिस थाने में, जेल में, कि भाई आपका जो ये प्रिजनर था ये स्वस्थ हो चुका है, आप आइए और इसको ले जाइए। तो जेल से कुछ स्पेशल 2-3 पुलिस वालों की टीम जाएगी, और जाकर के उस अपने कैदी को स्वस्थ होते ही लेकर आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि प्रिजनर्स के लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रिजनर्स को मेडिकल ऑफिसर फिट होते ही, स्वस्थ होते ही ये सूचना पर्टिकुलर कंसर्न्ड अथॉरिटी को पहुंचा देगा, और वो कंसर्न्ड अथॉरिटी वहां से एक टीम बना करके भेज देंगे, और उस टीम के अकॉर्डिंग इस पेशेंट को रिलीज कर दिया जाएगा, वहां से लेकर के आ जाएंगे, अपने कैदी को लेके आ जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के जो हैं दोस्त डिस्चार्ज प्रोसेस होते हैं, 4 तरह से पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है। सबसे पहला, यदि अगर वॉलंटरी डिस्चार्ज किया जाना है तो 2 साइकेट्रिस्ट उसका असेसमेंट करेंगे, फिट पाए जाने पर डिस्चार्ज हो जाएगा।
स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर फैमिली मेंबर्स से प्रॉपर केयर करने की अंडरटेकिंग लेनी होगी आपको मेडिकल ऑफिसर को, और अंडरटेकिंग लेकर के और आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। क्लियर है। नंबर थर्ड, पेटिशन या पुलिस वाला केस जो है, तो इस आधार पर मजिस्ट्रेट ऑफिस से सूचना जाएगी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर वापस सूचना भेजेगा मजिस्ट्रेट ऑफिस में, मजिस्ट्रेट फिर ऑर्डर देगा पुलिस थाने में, पुलिस थाने से पुलिस जाएगी और पुलिस जाकर के और वहां से उस पेशेंट को लेकर के आती हैं। प्रिजनर्स के केस में जो सिंपली कैदी है, तो कैदी मेडिकल ऑफिसर कंसर्न अथॉरिटी को एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन भेजता है कि हाँ भाई आपका जो ये कैदी था, प्रिजनर था, स्वस्थ हो चुका है, आप आइए इसे ले जाइए, और वहां से जेल से कुछ लोग आएंगे और उसको लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 तरह से साइकेट्रिक पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं। बोलो भाई, बात समझ गए? तो डिस्चार्ज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है। आफ्टर दैट अब मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्त, लीव ऑफ एब्सेंस। एक और बात, लीव ऑफ एब्सेंस। तो लीव ऑफ एब्सेंस क्या होता है? लीव ऑफ एब्सेंस क्या होता है, ये आप सुनना। तो लीव ऑफ एब्सेंस स्पेशली रिक्वेस्ट पर फैमिली मेंबर्स से मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक बॉन्ड भरवाया जाता है। बॉन्ड, जैसे कहीं कहीं ज्वाइनिंग होती है ना, जैसे सीएचओ में ज्वाइनिंग होती है तो बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप इतने दिन से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से लीव ऑफ एब्सेंस पर यदि अगर पेशेंट को रिलीज करवाना है कुछ दिन के लिए, परिवार के सदस्य चाहते हैं कि साहब वो जो है वहां भर्ती है तो वो कुछ दिन के लिए हम घर ले आते हैं, तो वो जाकर मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हमारे पेशेंट को जो है हम केयर कर लेंगे, तो हमें कुछ दिन के लिए इसको घर भेज दीजिएगा। तो उस प्रोसेस को लीव ऑफ एब्सेंस कहेंगे। तो जाते हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर क्या करता है, एक बॉन्ड भरवाता है। इस बॉन्ड में वो सारी शर्तें साइन करवाई जाएगी कि साहब ये खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, स्वयं को नहीं पहुंचाएगा, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसकी केयर की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अंडरस्टैंड? यदि फैमिली मेंबर्स उसकी केयर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी को लिखित में बॉन्ड भर करके स्वीकार कर लेते हैं, तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल से 60 दिन के लिए रिलीज किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? 60 डेज के लिए। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लीव ऑफ एब्सेंस पर कितने दिन के लिए पेशेंट को रिलीज किया जा सकता है? 60 डेज के लिए। हो गई बात। एक होता है दोस्त पैरोल। क्या होता है? पैरोल। तो पैरोल क्या होता है, ये भी आप सुन लीजिएगा दोस्त। जैसे किसी मेंटल इल क्लाइंट के घर में, परिवार में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य आ गया है, जैसे कि उसके पिता की या उसके किसी गार्जियन की डेथ हो गई है और उसमें उसको जाना जरूरी है, तो हॉस्पिटल से उस पेशेंट को कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है, रिलीज किया जा सकता है। किसी स्पेशल केस में कुछ विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए यदि पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीज किया जाता है तो वो पैरोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? पैरोल। तो ये टोटल 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं जिस तरीके से पेशेंट हॉस्पिटल से, मेंटल यूनिट से, साइकेट्रिक यूनिट से बाहर निकलता है, डिस्चार्ज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है। अब आती है बात टाइप्स की। अ क्लाइंट हु इज अ मेजर और एडमिटेड वॉलंटरी टू द यूनिट, if he feel his condition has removed, can ask for the discharge by writing a written request to the medical superintendent. In case of the minor, the patient will write an application and the medical superintendent, after observing the client, will decide whether he can be discharged.
The client who was admitted through a magistrate can be discharged after a judicial inquisition. Client admitted through police are discharged after the family members or relative agree in the writing that they will take the proper care and the client is found to be medically fit. Prior to discharge, a trial leave and placement in the halfway home will be planned. ध्यान रखना, यदि अगर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाना है तो उससे पहले हम पेशेंट को कुछ दिन के लिए ट्रायल लीव पर भेजेंगे। ट्रायल लीव पर पेशेंट को हाफ वे होम में भी रखा जा सकता है। हेल्प्स इन द प्लानिंग द क्लाइंट्स डिस्चार्ज। Discuss the discharge plan with the client or family. Then prepare them for the life out of the hospital. Assist the patient in making the travel plan or arrange for the utilization of the community resources if any. Then intimate follow-up visit or care at the home, return any jewelry and belonging kept in the safe custody in the hospital, arrange for the patient to obtain the discharge summary sheet along with the follow-up visit instruction and treatment plan, explain the medical instructions. दोस्तों, जब आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस समय उसकी जो भी ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स था वो लौटाना होगा और उसके लिए जस्ट arrange for the patient to obtain the discharge summary sheet along with the follow-up visit instruction and treatment plan और explain the medical instructions. ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करके ही इस पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। Ensure the constitution of the treatment and healthy living provides the confidence as the client prepare to leave the care giver and co-patient in the hospital. Complete all the patient records or hand over to the medical records department. सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट करिएगा और फाइनली इनको मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप सबमिट कर दीजिएगा। सेव द टोटल रिकॉर्ड्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और इस प्रकार से साइकियाट्रिक पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया। बेटा तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा, और मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे कभी भी। कैसी बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो, छोड़ के जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आप ये बहुत कुछ सीखा दिया है, दिल से थैंक यू सो मच। बट हम और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं सर आपसे। सीमा वर्मा, आई रेस्पेक्ट योर कमेंट एंड आई रेस्पेक्ट योर थॉट्स। डेफिनेटली मैं तो अभी ये तो शुरुआत है। अभी तो मैं आप सबको, पूरे नर्सिंग के मेरे साथियों को बहुत कुछ दूंगा और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। लेकिन बस एक वेट करना होगा आप लोगों को सही समय का। सही समय आने पर हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे मैं ज़्यादा तो खुल के आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सा हिंट मैं आज आपको दूंगा कि हर काम का एक सही समय होता है, टाइमिंग। और अभी मैं आप सबको यही कहूँगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, राइट। और अगर आपने अर्जुन सीरीज़ अगर ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप गूगली ऐप में से अर्जुन सीरीज़ एक्टिवेट कर लो। बहुत माइनर प्राइस है उसकी। अर्जुन सीरीज़ यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है। आप उसके 1 बाय 1 करके उसके टॉपिक्स पूरे कंप्लीट करो। टेस्ट सीरीज़ है ये अर्जुन सीरीज़। अगर ये टेस्ट सीरीज़ के पूरे क्वेश्चन आपने कर लिए तो डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अर्जुन सीरीज़ की भी प्राइस जो है वो बिल्कुल कम की हुई है आप ही के अकॉर्डिंग। तो आप इतना सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना सा आप एक्सपेंसेस कर लो और उसको एक्टिवेट करके, और उसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ दी हुई है पूरी, वो टेस्ट सीरीज़ को सीक्वेंस वाइज करना शुरू कर दो। तो डेफिनेटली जब तक एग्ज़ाम आएगा आपका वहाँ से एक अच्छा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, थ्योरी के जो भी नोट्स हैं आपके पास, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हुए हो, उसके थ्योरी नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा।
और यदि अगर आप फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, आपने कोचिंग नहीं किया है या दोबारा रिपीट करना चाहते हो, तो फिर मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो आप हमारा बैच चल रहा है लाइव वाला, उसको ज्वाइन कर लो। उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कुछ नहीं होगी दोस्तों। यानी आने वाले टाइम पर आप मुझे याद करोगे कि किसी ने हमें एक सलाह दी थी, और मैं जो सलाह दे रहा हूँ आपको, ये सलाह आपकी ज़िंदगी में चमत्कार का काम करेगी। और मेरी सलाह को आप ज़रूर मानते आए हो अगर अभी तक, तो आगे भी मान के चलना। मैं गलत सलाह आपको कभी नहीं दूंगा। यानी कि आप मेरी एक बात मान के देखो, आप ज़िंदगी में खुश हो जाओगे। राइट? जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। बुगली है, ताऊ सरे, सब कुछ लाजवाब है। वाह यार, थैंक यू सो मच। गजब सरोज, गजब लिखा तुमने। आई लाइक्स योर कमेंट, थैंक यू सो मच। चलिएगा, आज हम आपका टॉपिक पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी। ये भी आपका साइकेट्रिक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी। तो ध्यान से सुनो, और कोई अगर इसके बारे में जानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या होता है ये और कौन से पेशेंट्स को दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी यानी IST इज इंडिकेटेड फॉर, कौन से क्लाइंट्स के लिए इंडिकेटेड होता है? इंडिकेटेड फॉर कौन से पेशेंट्स को ये थेरेपी दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी इज स्पेशली इंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट्स दे हैव द रिप्रेस्ड थॉट्स। ऐसे पेशेंट्स जिनके मन में रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन का मीन्स हम जानते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म का लेक्चर पढ़ा रखा है उसको एक बार पढ़ के देखना। तो रिप्रेशन जिनको होता है, जिनके मन में कोई थॉट्स हैं जो दबे हुए हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर से इस रिप्रेशन को एक्सप्लोर करने के लिए हम इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी का यूज करते हैं। तो इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी क्या होता है, आइए समझिएगा। थोड़ा सा मेडिकल सर्जिकल से कनेक्ट करता हूं दोस्त। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ऐसा आप और हम सब जानते हैं। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है मींस क्या करता है? मींस इट डिक्रीज, क्या करता है ये? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्त? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। तब ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है, इसलिए क्या होगा? जैसे ही आप पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे, उस क्लाइंट के अंदर क्या हो जाएगा? इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। क्या क्रिएट कर देगा फ्रेंड्स? हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट कर देगा। और हाइपोग्लाइसीमिया यदि क्रिएट होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होते ही और पेशेंट किस में चला जाएगा? एक कोमेटोज स्टेट में चला जाता है, यानी कोमा जैसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन पूर्णतया कोमा में नहीं भेजना है हमें, इसलिए क्या होगा? सब कोमा थेरेपी, सब कोमा स्टेट के अंदर ये चला जाएगा। और इसीलिए इस थेरेपी का नाम रखा गया है दोस्तों, इंसुलिन के कारण प्रोड्यूस किया गया सब कोमा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। और जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो द क्लाइंट विल गोज इनटू द कोमेटोस कंडीशन, but not the full deep coma, it is a sub coma only, and so this therapy is termed as the insulin sub coma therapy। और इसीलिए इस थेरेपी का नाम रखा गया सब कॉमा थेरेपी। क्लियर है दोस्तों? तो इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करके प्रोड्यूस किया जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है। इंजेक्शन ऑफ द प्लेन इंसुलिन, क्या? इंजेक्शन ऑफ प्लेन इंसुलिन इन इंक्रीजिंग द डोज टू प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, टू प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपसे जो प्रश्न किया जाएगा फ्यूचर में एग्जाम के अंदर,
वो क्या क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इंजेक्शन ऑफ प्लेन इंसुलिन इन इंक्रीजिंग डोज टू प्रोड्यूस द हाइपोग्लाइसीमिया। बढ़ती हुई डोज में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी कि जस्ट इंजेक्शन ऑफ द प्लेन इंसुलिन इन इंक्रीजिंग डोज, इंजेक्शन ऑफ प्लेन इंसुलिन इन इंक्रीजिंग डोज टू प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, दिस इज कॉल्ड। तो इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो जवाब में क्या आएगा दोस्तों, इसे इंसुलिन सब कोमा थेरेपी कहते हैं, ISCT कहा जाता है, of varying depth with the intention of achieving the repression of the symptoms। सिम्टम्स के रिप्रेशन का हमारा मेन एम होता है। तो व्हाट इज द एम ऑफ इंसुलिन सब कोमा थेरेपी? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द एम ऑफ इंसुलिन सब कोमा थेरेपी? तो जवाब में हमें करना रिप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स, रिप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। दूसरी बात होती है कैसे सब कोमा थेरेपी हम यूज करते हैं, तो जवाब में आएगा इंजेक्शन ऑफ द प्लेन इंसुलिन इन इंक्रीजिंग डोज। इंक्रीजिंग डोज का मतलब क्या हुआ, बढ़ती हुई डोज में, किसमें, बढ़ते हुए डोज में, टू प्रोड्यूस द हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपसे कहेंगे हम कि भाई इंसुलिन सब कोमा थेरेपी कैसे फंक्शन करती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करके ये फंक्शन करती है, ऑफ वेरिइंग डेप्थ विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग द रिप्रेशन ऑफ सिम्टम्स। तो हमारा इसके पीछे एम क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, रिप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। क्लियर हो गया है टोटली कि कैसे इंसुलिन सब कोमा थेरेपी यूज करते हैं और क्या होता है। आइए जानते हैं दोस्त किन किन साइकेट्रिक कंडीशंस के अंदर इंसुलिन सब कोमा थेरेपी का यूज किया जाता है। अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो, यस और नो, बोलो भाई, बात समझ गए ना? कि अब हम कहने वाले हैं कि इंडिकेशन क्या है, यानी कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। तो आइए, डिप्रेशन वाले क्लाइंट्स को इस थेरेपी को यूज किया जाता है। दूसरा, न्यूरोटिक इलनेसेस, किसी को न्यूरोटिक इलनेस है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। क्लियर है? देन विड्रॉल बिहेवियर, विड्रॉल बिहेवियर वाले क्लाइंट्स के लिए भी हम इस थेरेपी को यूज करते हैं। साइकोसोमैटिक इलनेस का मीन्स मैंने कल लास्ट प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस में भी हम इस थेरेपी को यूज किया जाता है। और फाइनली इन केस ऑफ द साइजोफ्रेनिया। तो these are the 5 conditions in which we uses the insulin subcoma therapy। इन conditions में क्या होगा कि इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करते ही क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्या होता है दोस्त, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होते ही क्या होता है, पेशेंट चला जाता है सब कोमा के अंदर, और सब कोमा में जाकर के और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द इंसुलिन सब कोमा थेरेपी। क्लियर हो गया है? आई होप यू अंडरस्टैंड ना, बात समझ में आ गई। देन आगे बढ़ता हूं। आगे देखिएगा कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इंसुलिन सब कोमा थेरेपी यूज नहीं किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला है प्रेगनेंसी, जिसमें हमें इस थेरेपी को यूज नहीं करना है। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, MI वाले पेशेंट्स को इस थेरेपी को यूज नहीं करना है। डायबिटीज मेलाइटस यदि किसी क्लाइंट को है तो इस थेरेपी को यूज नहीं करना है। एंड फाइनली सिस्टेमिक डिजीज इन्वॉल्विंग द हार्ट, लंग्स और किडनी, यानी कि यदि अगर किसी क्लाइंट को हार्ट, लंग्स एंड किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो इस थेरेपी को यूज नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसुलिन सब कोमा थेरेपी। इंसुलिन सब कोमा थेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, एक्सेप्ट। जवाब देना देखें। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास आया है DM,
ऑप्शन नंबर 2 आया है MI, ऑप्शन नंबर 3 आया है CRF, ऑप्शन नंबर 4 आया है दोस्त डिप्रेशन। बताइए व्हाट इज योर राइट आंसर, क्या सही जवाब होगा? जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, शाबाश। राइट आंसर इज द 4th ऑप्शन। डिप्रेशन के केस में ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्त प्रोसीजर की। किसकी बात करेंगे? प्रोसीजर की बात करते हैं। आइए जानते हैं प्रोसीजर क्या कहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमेशा की तरह ही जो हम क्लिनिकल में करते आए हैं दोस्तों, देखो वुगली के माध्यम से आपको अनलिमिटेड क्लिनिकल सिखाया गया है और डेफिनेटली यदि अगर क्लिनिकल आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको इससे आने वाले परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। आप जब पेपर सोल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपको सब जाने पहचाने लगेंगे, आपका क्वेश्चंस के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि क्लिनिकल को आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। ओके, एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड फैमिली द डिटेल ऑफ थेरेपी एंड हाउ ही में पार्टिसिपेट। आप हमेशा की तरह ही सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को इस थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करिएगा और बताइएगा कि उनको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। इससे क्या होता है साहब? क्लाइंट एंड फैमिली गेन द नॉलेज ऑफ थेरेपी और कोऑपरेट। इससे ये होता है कि फैमिली मेंबर्स को पर्टिकुलर प्रोसीजर की जानकारी मिल जाती है और इससे वो हमें कोऑपरेट करते हैं। अरे भाई बोलो, क्लियर है? क्लियर? अरे बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, बात समझ में आ गई क्या भाई? मजा आ रहा है ना? लाइक करो यार तुम लोग। 183 तो आगे लाइव में और लाइक कर नहीं रहे हो। जिसने लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड? चलिए, ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली। देन उसके बाद पेशेंट और फैमिली से आप क्या करो? इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लीजिएगा। ले लिया क्या? अरे इन्फॉर्म कंसेंट क्यों लेते हैं? अरे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। अवॉइड द लीगल इश्यू रिलेटेड टू द थेरेपी। प्रोवाइड एन आईडी कार्ड। आईडी कार्ड दे दीजिएगा फॉर द क्लाइंट टू कैरी हिम इफ थेरेपी इज प्लान्ड ऑन एज आउट पेशेंट बेसिस। यदि अगर थेरेपी ओपीडी यानी आउट पेशेंट बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा तो इसको आपको क्या करना है? एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करना है। आईडी कार्ड प्रोवाइड करने से होगा ये कि इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली बनी रहेगी। देन 3 to 6 treatments per week are generally given. That is very most important question for the upcoming एम्स एग्जाम। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी की डोज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एक वीक में आपको 3 से 6 ट्रीटमेंट्स देना होता है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद हो गया है? आगे बढ़ूं क्या? हाईलाइट कर दूं इसको? चलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये लो। कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने रिक्वायर्ड होते हैं इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी के? कितने ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? तो ध्यान रखिए 3 से 6 ट्रीटमेंट। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। बैच के अंदर जो लाइव बैच है उसके अंदर कल क्लास नहीं होगी। कल आप सबका लाइव कंपटीशन होगा, लाइव टेस्ट। जितना अभी तक पढ़ा दिया है उसका टेस्ट होगा एक साथ। ध्यान रखना। ऑनलाइन जो बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं यहां से। तो कल 10 बजे आप सबका रियल टाइम लाइव टेस्ट होगा जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है, अर्जुन वालों का और दूसरा लाइव बैच वालों का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बात। देखिए, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्टार्व ओवरनाइट। अब आपको क्या करना है? पेशेंट को कह दीजिएगा कि रात भर आपको भूखा रहना है ओवरनाइट।
एंड नॉट टू हैव द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। अरे भाई बोलो, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आपने क्या किया, इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया, इन्फॉर्म कर दिया। अब हमने बोला कि पेशेंट को रात भर पहले तो आप स्टार्व रखें, भूखा रखें, सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं लेने के लिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाए। देन उसके बाद कीप्स द ब्लड ग्लूकोज एट अ लोअर लेवल, कम से कम लेवल पर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे, रात से तो पेशेंट को हमने स्टार्व किया हुआ है, देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप में, तो देखिएगा दोस्तों क्या होगा। एडमिनिस्टर द 5 यूनिट ऑफ द सॉल्यूबल इंसुलिन ऑन द फर्स्ट डे एट 7 AM, इंसुलिन डोज इज इंक्रीज्ड एवरी डे। आइए इंसुलिन सबकोमा थेरेपी को एडमिनिस्टर करने का तरीका जानते हैं। तो तरीका सिंपल होता है, सबसे पहले शुरुआत की जाती है 5 यूनिट सोल्यूबल इंसुलिन से। याद रखना, इंसुलिन सबकोमा थेरेपी का इनिशिएशन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इट इज स्टार्टेड विद 5 यूनिट ऑफ द सोल्यूबल इंसुलिन। 5 यूनिट सोल्यूबल इंसुलिन से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देन फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन आपने क्या किया, शुरुआत से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्व कर दिया। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, यानी ग्लूकोज लेवल कम से कम मेंटेन किया, लोअर लेवल पर ग्लूकोज को मेंटेन करा। फिर उसके बाद आपने पहले दिन इस पेशेंट को 5 यूनिट सॉल्यूबल इंसुलिन एडमिनिस्टर किया। कितनी बजे, तो टाइमिंग याद रखना 7 AM, और धीरे 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 अब नेक्स्ट डे से हम एवरी डे डोज कुछ मात्रा में बढ़ाएंगे। तो एवरी डे वी इंक्रीज द डोज बाय 10 यूनिट टू एन एवरेज डोज ऑफ द 100 यूनिट। 10 यूनिट से बढ़ाते 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 एवरेज हमें 100 यूनिट पर डे तक पहुंचना है। मैक्सिमम डोज पूछ लिया जाए दोस्तों तो 300 यूनिट्स होता है। अब मैं क्वेश्चंस मार्क करवाता हूं आप सबको कि क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप होंगे। तो शुरुआत जो इंसुलिन सबकोमा थेरेपी की होती है वो 5 यूनिट से होती है, इट इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। देन दूसरा क्वेश्चन आता है सबकोमा थेरेपी में इंसुलिन कितने टाइम पर एडमिनिस्टर करते हैं, तो 7 AM आंसर होगा। देन आप दूसरी बात, सबकोमा थेरेपी में इंसुलिन का डोज डे बाय डे घटाते हैं, सेम रखते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो जवाब में आएगा क्वेश्चन में क्या इंक्रीज किया जाता है। ये रैशनल बेस्ट बड़ा क्वेश्चन होगा, एनक्लेक्स बेस्ट याद रखना। वी नीड टू इंक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन डे बाय डे, क्लियर है। देन थेरेपी, देन उसके बाद अब जो नेक्स्ट डे हम देंगे तो 10 यूनिट, और एवरेज डोज पूछी जाएगी इंसुलिन का तो 100 यूनिट आंसर होगा दोस्त। तो व्हाट इज द एवरेज इंसुलिन डोज इन केस ऑफ इंसुलिन सबकोमा थेरेपी, जवाब क्या आएगा 100 यूनिट। देन मैक्सिमम पूछा जाए, इससे ज्यादा नहीं देना है, तो 300 यूनिट। तो मैक्सिमम 300 और मिनिमम शुरुआत के लिए 5 यूनिट, एवरेज कितना 100 यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर हो गई बात। सीक्वेंस क्या होती है इंसुलिन एडमिनिस्टर करने का कि डे बाय डे डोज वी विल इंक्रीज, बढ़ाते हैं। बोलो भाई अंडरस्टैंड ना, अरे यार बोलो ना, बात समझ में आ गई सब लोगों को। एक बार मुझे बता दो आप लोग कमेंट करके कि क्लियर है बात। वेरी गुड, थैंक यू सो मच परमेश्वर, थैंक यू सो मच डियर। आगे बढ़ूं क्या, आप कह दोगे जब ही आगे बढ़ूंगा, बढ़ूं अब आगे, चलो वेरी गुड शाबाश। आगे देखिए, प्रोड्यूस अ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, और इसके बाद आप क्या करें, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट इससे प्रोड्यूस करते हो। चलिएगा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टेप में। तो नंबर 6 स्टेप क्या कहता है, ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और मॉनिटर द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। अब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इंसुलिन सबकोमा थेरेपी जब किसी पेशेंट को हम देंगे तो इंसुलिन सबकोमा थेरेपी प्रोवाइड करते समय वाइटल को कितने समय के गैप में मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो वाइटल एवरी 15 मिनट में मॉनिटर किया जाते रहना चाहिए।
तो अ नर्सिंग ऑफिसर दैट इज अटेंडिंग अ पेशेंट, असिस्टिंग अ पेशेंट ड्यूरिंग द इंसुलिन सबकोमा थेरेपी, नर्सिंग ऑफिसर नीड टू असेस द वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट इन एवरी, ऐसे करके एम्स क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे करके क्या पूछेगा, ऐसे करके एवरी 15 मिनट में आपको वाइटल चेक करते रहना है। एंश्योर द क्लाइंट वेलबींग, देन असेस द क्लाइंट पीरियडिकली ड्यूरिंग द थेरेपी, चेक फॉर द लेवल ऑफ द रिप्रेशन अचीव्ड। अब आप चेक करिएगा कि रिप्रेशन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। थेरेपिस्ट कैरी आउट द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एज ही रिएक्ट द हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। जब पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में होगा तब आप उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना, ताकि पेशेंट को आपके ऊपर ट्रस्ट रहे, आपकी बात को वो फॉलो करता रहे। देन आफ्टर दैट टर्मिनेट द ट्रीटमेंट एट द 10 AM, 10 बजे आप ट्रीटमेंट को टर्मिनेट करोगे। 7 बजे शुरू करते हैं और 10 बजे हम टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है? देन आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर बाय एडमिनिस्ट्रिंग 25% ग्लूकोज ओरली और इंट्रावेनसली। तो दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, मैं वो चीजें पढ़ाता हूं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाती है, अंडरस्टैंड। तो मेरी सबसे खास बात क्या होती है कि मैं स्टूडेंट्स का वो कंसेप्ट क्लियर करने में ज्यादा भरोसा रखता हूं जो एग्जाम्स में आते हैं। आलतू फालतू की चीजें मैं कलेक्ट नहीं करवाता हूं कि बस बर्डन बढ़ा दिया जाए या डिजाइन सेट कर ली जाए या फैशन बना ली जाए, ऐसा मेरा टेंडेंसी नहीं है। यानी मेरा जो मेन मकसद रहता है, एम रहता है कि वो कंटेंट आप सीखें, वैसे क्वेश्चन सोल्व करना सीखें जो ना तो गाइड्स में मिलते हैं आपको और डायरेक्ट एम्स के अंदर मिलते हैं। तो इस तरह के जो सारे क्वेश्चंस हैं ना दोस्तों, वो पिछले 4 मंथ की जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने आप सबको बताए हैं। जबरदस्त वीडियोस हैं पूरी, आप उनको देखते रहना। देखिएगा, आगे बात करता हूं मैं आपसे कि क्या होगा, किस तरह से इस थेरेपी को टर्मिनेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन सबकोमा थेरेपी को टर्मिनेट करने के लिए क्या करना होता है, 10 बजे तक तो थेरेपी का टाइम होता है। तो थेरेपी टाइम कितना, 10 AM तक, याद रखना 10 तक तो इसका टाइम है थेरेपी का। अब 10 पर हम इसे टर्मिनेट करेंगे। तो टर्मिनेशन का तरीका क्या होता है, या तो टर्मिनेशन के लिए ड्यूरेशन आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर डायरेक्टली 10 AM होगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि टर्मिनेशन टाइम, तो 10 AM दे देंगे आप आंसर। और या फिर अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो इजीली अगर आपसे कह दिया जाए कि एक पेशेंट को इंसुलिन सबकोमा थेरेपी 7 o'clock पर शुरू किया गया तो उसका टर्मिनेशन टाइम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर लिया गया, तो टर्मिनेशन टाइम हमेशा ध्यान रखना दोस्तों 3 घंटे होता है आफ्टर 3 आवर। तो इंसुलिन सबकोमा थेरेपी में हमेशा याद रखिएगा टर्मिनेशन का टाइम होता है दोस्तों आफ्टर 3 आवर। अब आफ्टर 3 आवर में याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या बात करना चाहता हूं मैं कि कैसे टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेशन के लिए हमें 25% ग्लूकोज ओरली या इंट्रावीनसली पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होगा। तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है यहां से कि व्हाट इज द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द इंसुलिन सबकोमा थेरेपी। तो इंसुलिन सबकोमा थेरेपी के टर्मिनेशन का तरीका बाय एडमिनिस्ट्रिंग द 25% ग्लूकोज, D5, D10 या D25, याद रखना D25 इज यूज टू टर्मिनेट द सबकोमा थेरेपी। याद हो गया, तो D25 इज यूज्ड। क्लियर है? ओरली या फिर इंट्रावेनसली, यू कैन यूज बोथ मेथड्स, ओरली या फिर इंट्रावेनसली वी टर्मिनेट दिस थेरेपी। आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई है। टर्मिनेशन टाइम क्या होता है, आफ्टर 3 आवर, या फिर यूजुअली बोलें तो 10 AM। क्लियर है? जैसे ही टर्मिनेट होगा रिवर्स द हाइपोग्लाइसीमिया, इससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया वापस से रिवर्स हो जाएगा और पेशेंट की जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। देन सर्व द ब्रेकफास्ट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी। थेरेपी टर्मिनेट होने के कितने समय बाद पेशेंट को ब्रेकफास्ट दिया जा सकता है,
तो टर्मिनेशन के हाफ आवर के बाद में पेशेंट को ब्रेकफास्ट देते हैं। हेल्प्स ब्लड ग्लूकोज लेवल टू रिटर्न द नॉर्मल लेवल। इंस्ट्रक्ट द फैमिली एंड रिलेटिव to continue to observe the client for the manifestation of hypoglycemia following the therapy. Then with increasing the insulin dose, proper hypoglycemia may occur requiring the close observation or the longer period. क्लियर हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और रिप्रेस सिम्टम्स को रिप्रेस किया जाता है। फाइनली एक नोट देख लीजिएगा क्या होता है, इसे ध्यान से सुनेंगे। इंसुलिन कोमा थेरेपी और डीप इंसुलिन थेरेपी दोनों के बारे में, सब कोमा थेरेपी की बात नहीं कर रहा हूं। इंसुलिन कोमा थेरेपी और डीप इंसुलिन थेरेपी इज गिवन टू द क्लाइंट विद द क्रॉनिक और रेजिस्टेंट टाइप ऑफ द साइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और मैनिया। तीनों याद रखना। एसडीएम डिजीज का मतलब क्या होता है? साइकेट्रिक के अंदर एसडीएम डिजीज क्या होती है? साइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और मैनिया, ये होती है साइकेट्रिक की एसडीएम डिजीज। एसडीएम डिजीज के केसेस में हम इंसुलिन कोमा थेरेपी और डीप इंसुलिन थेरेपी यूज करते हैं। क्लियर हो गया है बंदो? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, बात समझ में आ गई ना? बोलो क्लियर है? तो ये था दोस्तों आज का बड़ा जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंसुलिन सब कॉमा थेरेपी। और करीब इससे 8 क्वेश्चंस टोटल बनते हैं। ये 8 क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। टेस्ट बनाने का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं टेस्ट नहीं बना पा रहा हूं दोस्तों। आप टेस्ट ये सोच के चलो कि आज मैंने जितने भी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन थे वो लेक्चर में ही मेंशन इसलिए किए हैं क्योंकि मैं इनको टेस्ट में नहीं दूंगा। इसलिए याद रखिएगा, गूगली ऐप जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करें और डाउनलोड करके रेटिंग करना और रिव्यू करना ना भूलें। रेटिंग और रिव्यू जरूर करिएगा। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके जो क्वेश्चंस थे वो आज मैंने लेक्चर में ही मेंशन कर दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन मैंने आज लेक्चर में बताए हैं, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना ताकि कि क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाए। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आप सब बड़े खुश होंगे, आप सब सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। हर हर बुगली, घर घर बुगली। लव यू टू ऑल।